यही रात अंतिम, यही रात भारी, कर लो बाबू जितनी कर सकते हो तैयारी। जी हाँ दोस्तों, आज की रात ही आखिरी है आप लोगों का सोशल साइंस। कल एग्जाम होने वाला है, तो जितना आप पढ़ाई कर सकते हो, जितना रिवीजन कर सकते हो, वीडियोस को देखो, रिवीजन करो। अच्छे से समझा दे रहा हूँ, ठीक है, तो उसको देखो और पढ़ो। सिर्फ एक वीडियो दो वीडियो दे करके जाओगे और बोलोगे सर कुछ पढ़े ही नहीं सर, क्या लिखेंगे सर, डर लग रहा है, तो नहीं होगा। आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। और आप अकता जाओगे सर क्या कितना पढ़े सर, तो फिर दिक्कत वाला बात है। मैं वीडियो उन लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ जो सच में पढ़ने के लिए ललायत है और जो पढ़ना चाहते हैं, जो सच में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, ठीक है। तो बस वही कहता है ना कि बस आज की रात अंतिम, आज की रात भारी, कर लो बाबू जितनी करनी है तैयारी, ठीक है। चलो देखते हैं क्या क्या सवाल है दोस्तों। आज के सब्जेक्टिव सवाल देखेंगे हम लोग, जो बहुत बार पूछा गया, रगड़ के पूछता मतलब कई बार पूछा गया सवाल, तो आप सभी के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या सवाल है। सभी को जरूर शेयर कर दीजिएगा और ताकि सभी को पता चल सके हाँ क्या ये सवाल है। और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। चलो देखते हैं सवालों को। दोस्तों हमारा सबसे पहला सवाल है कि 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांव में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे, क्यों भाई साहब क्यों? जो 17वीं शताब्दी दोस्तों चल रहा था, उस वक्त यूरोपीय शहरों के जो सौदागर थे, ठीक है, जो बड़े व्यापारी लोग जो जो थे वहाँ सौदागर, गाँव में किसानों और कारीगरों से काम क्यों करवाने लगे? शहर का ही छोड़ दिए, देखो क्या हुआ उन लोगों का। तो 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरी क्षेत्रों में गिल्ड हुआ करते थे। क्या हुआ 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरी क्षेत्रों में खासकर क्या होता था? गिल्ड। गिल्ड दोस्तों एक प्रकार का आदमी ही होता, ठीक है, मतलब जिसका उस वक्त बोलबाला रहता था, कह सकते हो कि हाँ वन मैन आर्मी टाइप का, कि मैं जो बोलूंगा वही होगा। मतलब उन लोग का बहुत ही रूल्स चलता था, उन लोग का धाक चलता था, गिल्ड हुआ करता, जो बहुत प्रभावशाली थे, ठीक है। इनका काम किसी भी क्षेत्र में उत्पादन और कीमतों दोनों को नियंत्रित करना था, जिस कारण किसी भी नए व्यवसाय के लिए व्यवसाय में शुरुआत करना मुश्किल होता था। क्या होता था? जो गिल्ड हुआ करते दोस्तों, गिल्ड याद रखना, गिल्ड, ठीक है, इन बहुत प्रभावशाली था। इनका काम क्या था? ये किसी भी क्षेत्र में उत्पादन और कीमत दोनों को नियंत्रित करना था। मतलब कितना उत्पादन तुम करोगे, मान लो कोई अपना व्यवसाय खोल रहा है, अब तुम कितना प्रोडक्ट दोगे। अब मान लो कोई चीनी का फैक्ट्री खोला, तुम कितना चीनी दोगे, तुम महीना कितना चीनी, कितना किलो चीनी बनाओगे, ये कौन डिसाइड करता था? गिल्ड करता था। हालांकि ये तो कंपनी को करना चाहिए ना, लेकिन ये गिल्ड करता था। तुम चीनी कितना किलो बेचोगे, ये भी गिल्ड करता था। तो भाई साहब कोई भी वहां व्यापार कैसे कर सकता है, ठीक है। कंपनी आपका, कर्मचारी आपका, पैसा आपका, और डिसाइड कोई और करे कि हाँ आपको इतना किलो चीनी बेचना है, इतना किलो पैदावार करना है, बिल्कुल गलत था। तो इस वजह से दोस्तों वहां पर कोई व्यवसाय नहीं कर पा रहे थे। देखो क्या हुआ आगे, ठीक है, करना बहुत मुश्किल होता था। इसलिए 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के जो सौदागर गांवों की तरफ रुख करने लगे। जो वहां के सौदागर थे क्या, और गांवों की तरफ रुख करने लगे, क्योंकि शहर में तो गिल्ड का प्रभाव था। वे किसानों और कारीगरों को पैसा देते थे। क्या करता? वो किसानों को गांव में और कारीगरों को पैसा देते थे और उनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाते थे, ठीक है। वो किसानों को पैसा देते, जो कारीगर होता उनको पैसा देता, जो भी उत्पादन करवाना था उनसे करवा लेते, ठीक है, उनको पैसा देकर। किसानों के पास इतनी उपज नहीं थी कि परिवार का पेट भर सके, ठीक है, और किसान के पास तो इतनी उपज नहीं थी कि उसका परिवार का पेट भर सके, इसलिए किसान व्यापार आसानी से नए व्यापारियों के लिए काम करने को राजी हो गए। दोस्तों किसानों की इतनी उपज नहीं थी कि वो जो कमाई हो रहा था उससे अपना पेट ठीक से अपना परिवार का पेट भी पाल सके। इसलिए जब ये सौदागर गांव गए तो बिल्कुल किसान आसानी से राजी हो गए, भाई साहब रोजगार मिल रहा है, क्यों नहीं करेंगे। तो सारे किसान काम करने लगे, व्यापारियों को भी उत्पाद मिलने लगा और गिल्ड का भी प्रभाव खत्म हो गया गाँव में, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। वही काम करने के साथ साथ अपने खेत और परिवार पर भी ध्यान दे पाते थे। इस काम भी करता, अपने खेत भी देखता, अपने परिवार को भी देख पाता था। तो इसलिए मेन कारण नहीं था गिल्ड, मेन कारण था जो सौदागर था शहर छोड़कर गांव चल गया था। अगला सवाल देखिए, भारत में कोयले के वितरण का वर्णन कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देख लो क्या है कोयले का वितरण, मतलब किस प्रकार कोयले का वितरण है। देखो क्या क्या है, निम्नलिखित प्रकार से वितरण है। कोयले में मुख्यतः भारत में कोयला दो मुख्य भूगर्भीय युगों के शैल क्रम में पाया जाता है। भारत में कोयले दो मुख्य भूगर्भीय युगों के शैल के क्रम में पाया जाता है। एक दोस्तों गोंडवाना निक्षेप जिसकी आयु 200 लाख वर्ष पूर्व है, और दूसरा टर्शियरी निक्षेप जो लगभग 55 लाख वर्ष पूर्व, ठीक है। कोयला दो टाइप का पाया जाता है, एक मतलब क्या दो युगों के शैल क्रम में पाया जाता है, एक गोंडवाना निक्षेप के रूप में और एक टर्शियरी। गोंडवाना कितना पुराना है? 200 लाख पुराना है, और ये दोस्तों जो टर्शियरी कोयला है, टर्शियरी निक्षेप है, वो 55 लाख वर्ष पुराना है। तो आगे देखो क्या है, गोंडवाना कोयला जो धातु शोधन कोयला है कि प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी, झरिया, रानीगंज, बोकारो में स्थित है। ये महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। बोला गोंडवाना कोयला मतलब मेन समझ लो ना, कोयला जो गोंडवाना कोयला है ना, ये झारखंड में स्थित है, ठीक है। झारखंड में गोंडवाना कोयला है, ठीक है, झारखंड में गोंडवाना कोयला पाया जाता है, क्योंकि यहीं भी दोस्तों है दामोदर घाटी, झरिया, रानीगंज, बोकारो में स्थित है, तो झारखंड में ही हुआ ना। गोदावरी, महानदी, सोना और वर्धा नदियों में भी इस प्रकार की कोयला पाई जाती है। ये जो नदी का नाम है गोदावरी, महानदी, सोना
और वर्धा नदी में भी दोस्तों इस प्रकार कोयला पाई जाती है। टर्सरी कोयला निक्षेप उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में पाया जाता है। 7 सिस्टर्स होता है ना दोस्त, उधर पाया जाता है। ठीक है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, इन सब में पाया जाता है। कोयला सूल पदार्थ है जिसका प्रयोग करने पर इसका भार घटता है क्योंकि यह राख में परिवर्तित हो जाता है। बोला क्या, कोयला सूल पदार्थ है। क्यों सूल पदार्थ है? क्योंकि इसका जितना प्रयोग करो उसका भार घट जाएगा, क्योंकि ये जलकर क्या हो जाएगा, राख हो जाता है, तो हल्का हो जाता है। समझ रहे हो? तो दोस्तों कोयला का विस्तृत एरिया वर्णन, ठीक है, बस ये याद रखना कि 2 प्रकार का होता है, गोंडवाना में होगा, एक टर्सरी होगा। गोंडवाना झारखंड के जगहों में जैसे बोकारो, झरिया, रानीगंज, दामोदर घाटी सब में पाया जाता है। जबकि दोस्तों टर्सरी जो उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसे मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, इस सब में पाया जाता है। गोदावरी, महानदी, सोना और वर्धा नदियों में भी इस प्रकार के कोयले जमाव पाए जाते हैं। किस प्रकार के? ये जो गोंडवाना कोयला है, ठीक है। और कोयला सूल पदार्थ है जिसका प्रयोग करने में इसका भार घटता है। उसको जला दोगे तो भार घट ही जाएगा ना, छाई हो जाएगा, राख हो जाएगा। लोकतंत्र में विपक्षी दलों की भूमिका पर प्रकाश डाले। लोकतंत्र में विपक्षी दल की क्या भूमिका होती है उसका, उस पर प्रकाश डालने बोला। देखो, प्रकाश मतलब टॉर्च से प्रकाश में डालना होता है ना, कि एक बार बोला कि गाय की रचना पर प्रकाश डाले, तो वो एक गाय बना दिया और वहां पर एक टॉर्च बना दिया और प्रकाश डाल दिया। ऐसा नहीं करना आप लोग को। तो देखिए क्या होगा इसका आंसर, कि लोकतंत्र में विपक्षी दलों की निम्नलिखित भूमिका होती है। क्या? लोकतंत्र में जो विपक्षी दल होता है, विपक्षी दल कौन होता है? जो चुनाव लड़ता है ना, जो चुनाव दल हार जाता है वो विपक्षी दल कहलाता है। सरकार को निरंकुश होने से रोकने तथा उसकी शक्तियों को सीमित करने के लिए विपक्षी दल उन पर नजर रखते हैं। सरकार को निरंकुश होने नहीं देता। निरंकुश मतलब अगर विपक्षी दल नहीं रहेगा तो सरकार को जो मन होगा वो करेगा। विपक्षी दल रहेगा तभी तो उसको भय रहेगा कि नहीं भाई, मैं अगर गलत करूंगा तो अगले चुनाव में ये दल जीत जाएगा। ठीक है, ये जो दल है मेरा भंडा फोड़ देगा, जनता को मेरी बात बता देगा, तो उसको क्या करता है, निरंकुश होने से बचाता है सरकार को। ठीक है, सरकार को निरंकुश होने से रोकने तथा उसकी शक्तियों को सीमित करने के लिए विपक्षी दल उस पर नजर रखता है। विपक्षी दल उस पर नजर रखता है कि हाँ चलो भाई क्या काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है, उस पर नजर रखता है, मतलब उसको निरंकुश होने नहीं देता है। विपक्षी दल का मुख्य कर्तव्य सरकार की नीतियों की आलोचना करना है। ठीक है, अब चाहे कोई भी सरकार अच्छा काम ही क्यों ना करे, विपक्षी दल उसका हमेशा आलोचना ही करेगा। आप देखे होंगे कई, अब सरकार अच्छे काम बुरे काम दोनों करती है, लेकिन आप कभी देखे हो क्या कि विपक्षी दल सरकार के अच्छे कामों की सराहना करे? बहुत कम, रेयरली भाई साहब, होगा ही नहीं। अच्छे कामों में भी बुराई निकाल देगा। तो विपक्षी दल क्या करता है, मुख्य कर्तव्य सरकार की नीतियों की आलोचना करना होता है। अगला, विधायिका के बाहर विपक्षी दल प्रेस का ध्यान आकर्षित करते हैं और समाचार पत्रों में सरकारी नीति की अपनी आलोचना रिपोर्ट करते हैं। विधायिका के बाहर क्या करते हैं, विपक्षी दल क्या करते हैं, प्रेस का ध्यान आकर्षित करती है। और समाचार प्रेस मतलब समाचार पत्र लिखता है, रिपोर्टर उन लोग को बोल रहा है, और समाचार पत्रों में सरकारी नीति की अपनी आलोचना की रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, सरकारी नीति की अपनी आलोचना की रिपोर्ट करते हैं। सरकारी नीति में जो होता है खराब उसको रिपोर्ट करते हैं। विपक्षी दल को सरकार के खर्चे पर भी नजर रखने का अधिकार है। सरकार कितना खर्चा कर रहा है ये भी विपक्षी दल देखता है कि हाँ कहीं ज्यादा खर्चा तो नहीं कर रहा है, कहीं पर ज्यादा तो नहीं देता रहा है, ये सारा चीज देखता है विपक्षी दल। उसके बाद क्या बोल रहा है कि प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी दल आमतौर पर सरकार की आलोचना करता है। प्रश्नकाल जब होता है दोस्तों सदन में, प्रश्नकाल मतलब सवाल पूछता है सरकार से, तो क्या करता है, उस सरकार पर सवाल खड़ा करता है, उसकी आलोचना करता है कि तुमने ये काम नहीं किया, तुमने वो काम नहीं किया, ये सारा चीज। बैंकों की क्रियाविधि का वर्णन करें। क्रियाविधि मतलब बैंक क्या क्या कार्य करता है, किस प्रकार से करता है। देखो, तो बैंकों के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। क्या क्या है? जमा राशि को स्वीकार करना। सबसे पहला जमा राशि स्वीकार करना, यानी बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, अपने ग्राहकों से धनराशि को जमा लेना। आप लोग देखे होंगे बैंक का मुख्य कार्य तो ये होता है ना कि जो ग्राहक होता है उससे पैसे जमा लेता है। आप भी जाकर पैसा जमा करते होंगे, ठीक है, जो निकलता होगा 10-5 रुपया अगर आपका अकाउंट में है तो, नहीं तो बड़े होकर जब नौकरी करोगे तो जमा करोगे बैंक में जाकर। तो मेन काम क्या रहता है बैंक का, पैसा जमा लेना। अगला पॉइंट है ऋण प्रदान करना। बैंक दोस्तों ऋण भी प्रदान करता है। जमा राशि का एक निश्चित रकम नगद कोष में रखकर बाकी राशि को बैंक द्वारा क्या अपने ग्राहकों को ऋण दिया जाता है। कितना परसेंट अपने पास रखता है, तो बिल्कुल दोस्तों 15% अपने पास रखता है, बाकी को ऋण दे देता है अपने ग्राहकों को। सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य, बैंक सामान्य उपयोगिता, ये दोस्तों बैंक का क्रियाविधि है, अच्छे समझ लो, बैंक यही कार्य करता है। बैंकों की इस प्रकार के कार्यों के अंतर्गत एटीएम कार्ड तथा चेक की सुविधाएं प्रदान करना होता है। सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य क्या है, बैंक इसमें दोस्तों एटीएम कार्ड, चेक बुक ये सारे मुहैया करता है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का सामान्य उपयोगिता। एजेंसी संबंधी कार्य, बैंक ग्राहकों को एजेंसी के रूप में सेवा प्रदान करता है। उनके अंतर्गत चेक, बिल, ड्राफ्ट आदि का संग्रह करना है। ठीक है, बैंक क्या एजेंसी के रूप में भी कि हाँ तुम जाओ इस आदमी के पास से मेरा इतना लोन है लेके आना, इसके पास इतना चेक मिलता है लेके आना। ठीक है, सारा चीज कोई किसी को देता है तो वो भी क्या होता है, मतलब एक एजेंसी के रूप में सेवा प्रदान करता है। तो इसके अंदर चेक हो जाएगा, बिल, ड्राफ्ट सारा चीज आता है। तो एजेंसी संबंधी कार्य भी करवाता है। समझ, अब देखते होंगे कि बैंक कई बाहरी लोग जो बैंक में नौकरी नहीं करता परमानेंटली, लेकिन वो कभी बैंक का खाता खुलवाते हैं। सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो बैंक हो गया, लेकिन कई बाहरी लोग भी होता है, ठीक है, जो बैंक में काम नहीं करता है
पर बैंक में आपका खाता खुलवा देगा। ठीक है, इससे आपको बैंक क्या करता है, इसको परसेंटेज देता है कि उसका खाता मेरे बैंक में खुलवा दिया, इसके ले लो, तुम परसेंटेज ले लो। ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? औपनिवेशिक सरकार इसे क्यों लागू की? 3 कारणों का उल्लेख करें। तो देखो, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में पारित किया गया। ये भी ऑब्जेक्ट में आ सकता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया? तो 1878 ईस्वी में। यह अंग्रेज द्वारा भारतीय प्रेस पर लगाए गए थे। यह दोस्तों अंग्रेज द्वारा भारतीय प्रेसों पर लगाए गए थे। ठीक है। इस कानून के द्वारा सरकार को किसी भी खबर और संपादकीय पर नियंत्रण रखने का अधिकार मिल गया। किसी आपत्तिजनक समाचार के प्रकाशन पर पहले अखबार को चेतावनी दी जाती थी या चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया गया तो अखबार तक छपाई की मशीनें छीन ली जाती। देखो बात क्या होता था। ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एक ऐसा कानून निकाला गया सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने, कि जिसके तहत जो भारत में प्रेस वार्ता होता था, जो खबर छपता था, उस पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया कौन? अंग्रेज सरकार। अब अंग्रेज सरकार जो बोलेगी वही उसको प्रिंट करना पड़ेगा। ठीक है। अगर कुछ भी आपत्तिजनक करता है, मतलब जिसको लगता ही नहीं भाई मुझे ठोस पहुंचेगा, अंग्रेज को हानि पहुंचेगा, तो सीधा पहली बात उसे वार्निंग देगा, और फिर भी अगर नहीं सुनेगा दूसरी बार में क्या, उसका सारा चीज जब्त कर लेगा। देखिए समझ गए क्या होता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में अंतर, इस पर ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार पूछा। देखो विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में क्या अंतर है? देखो विदेशी व्यापार क्या होता है? विदेशी व्यापार से तात्पर्य 2 या 2 से अधिक देशों के बीच होने वाला व्यापार है, बस इतना ही है। विदेशी व्यापार मतलब क्या होता है? 2 या 2 से अधिक देशों के बीच होने वाले व्यापार को दोस्तों विदेशी व्यापार बोलेंगे। दूसरे शब्दों में यह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उत्पादों और सेवाओं का व्यापार कार्य होता है। दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं? ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पादों और सेवाओं का व्यापार है। ठीक है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हम अपना सामान लेके जाके बेचेंगे। यह दुनिया भर के विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ता है। और दोस्तों क्या है, ये विदेशी व्यापार में क्या होता है? ठीक है। मतलब अमेरिका में जाकर मान लो सभी देश का आदमी जा रहा है, वहाँ पर सामान बेच रहा है, सभी देश के कुछ आदमी जाकर वहाँ पर बेच रहा है। तो ये क्या करता है? ये दुनिया भर के विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ता है। इसमें आमतौर पर एक देश की वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी का दूसरे देश के साथ आदान प्रदान शामिल होता है। मतलब क्या, मैं कोई माल तैयार किया जाकर अमेरिका में बेच दिया, अमेरिका कोई माल तैयार किया लगे हमारे इंडिया में बेच दिया। मतलब क्या, वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है ना। तो ये चीज हर एक के साथ होता था। विदेशी व्यापार माल की उपलब्धता को सुगम बनाता है। जो एक देश के घरेलू बाजार में एक अलग देश में एक अलग देश में बेचे जाते हैं, अलग देश में उत्पादित होता है। जैसे चीन में बने खिलौने आपके शहर की दुकानों में बेचा। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, ध्यान समझो। बोल रहा क्या, विदेशी व्यापार माल की उपलब्धता को सुगम बनाता है। कैसे? जो एक देश के घरेलू बाजार में, ठीक है, एक अलग देश में उत्पादित होता है। ठीक है। जैसे हमारे भारत में आ गया, लेकिन हमारे भारत में तो चाइना खिलौना उत्पादन नहीं हुआ ना, चाइना में हुआ है, तो चाइना से हम लोग के भारत आ जाता है। जैसे चीन में बने खिलौने आपके शहर की दुकानों में बेचे जाते हैं। इस प्रकार यह घरेलू बाजार में उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने में मदद करता है। किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। दोस्तों विदेशी निवेश क्या है देख लो। विदेशी निवेश यानी कि विदेशी व्यापार, समझ गए, जो परस्पर विभिन्न देशों के बीच जो व्यापार होता है उसे विदेशी व्यापार बोलता है। ठीक है। अब दूसरा देखते क्या है विदेशी निवेश। देखो विदेशी निवेश से तात्पर्य किसी कंपनी या संगठन के द्वारा दूसरे देश में किया गया निवेश होता है। जैसे मान लो कोई कंपनी है विदेशी, अमेरिका कोई कंपनी हमारे देश में आके निवेश कर रहा है, हमारे देश के कंपनी में निवेश कर रहा है। ठीक है। कैसे कर रहा है? देखो विदेशी निवेश में एक कंपनी आमतौर पर दूसरे देश में विनिर्माण इकाई, बिक्री और कार्यालय आदि स्थापित करते हैं। क्या बोलता है? मान लो अमेरिका का कोई कंपनी है, वो भारत आया, हमारे देश में अपना कार्यालय, अपना ऑफिस स्थापित किया। ठीक है। ऑफिस बनाया, फिर क्या कुछ मान लो कुछ फैक्ट्री भी बनाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो, विदेशी निवेश आकर हमारे देश में निवेश किया। अब देखो आ गया, इस प्रकार यह एक विदेशी कंपनी द्वारा पूरे देश में अपना व्यवसाय को बढ़ाने के लिए किया गया, अपने कार्यालय या शाखाएं स्थापित करने के लिए किया गया एक बड़ा निवेश है। मतलब क्या, इस प्रकार दोस्तों जो विदेशी कंपनी है हमारा देश में अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए किया गया एक बड़ा निवेश होगा, क्योंकि कार्यालय खोलेगा, फैक्ट्री खोलेगा। ठीक है। सरल शब्दों में विदेशी निवेश एक देश से दूसरे देश में स्थित कंपनी के लिए विदेशी पूंजी की शुरुआत है। मतलब क्या बोल रहा है? सरल शब्दों में लोग बोले तो विदेशी निवेश क्या होता है? एक देश से दूसरे देश में स्थित जो कंपनी होती है वहां पर दोस्तों पूंजी की शुरुआत होता है। मान लें हमारे देश में कोई कंपनी, वहां पर जाकर विदेशी कंपनी आकर इन्वेस्ट कर दिया। समझ रहे हो? तो ये चीज है यहाँ पर। अब क्या बोल रहा है? इस प्रकार यह पूंजी को एक साथ एक देश से दूसरे देश में ले जाने का मदद करता है। मतलब भारत में कोई कंपनी है, भारत का बोल रहा है कि या टाटा जाके विदेश में कोई कंपनी खोला, तो क्या ये भारत का पूंजी विदेश गया ना? इस प्रकार से मतलब जब खोला तब भारत का पूंजी लगा, लेकिन जब एक फैक्ट्री चलने लगी तो फिर इसको पैसा मिलने लगा। तो इस प्रकार से यही चीज यहाँ बोला है कि इस प्रकार यह पूंजी को एक देश से दूसरे देश में ले जाने का मदद करता है। समझ रहे हो? विदेशी निवेश मतलब अगर हम लोग जाकर अमेरिका इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा जो पैसा होगा अमेरिका जाएगा, और अमेरिका हमारे देश में आएगा तो अमेरिका का पैसा हमारे देश में इन्वेस्ट होगा, निवेश होगा। समझ रहे हो? अगला सवाल है 19वीं सदी में भारत में महिलाओं पर मुद्रण संस्कृति के प्रसार पर क्या असर हुआ? तो देखो 19वीं सदी में भारत में महिलाओं पर मुद्रण संस्कृति के प्रसार का निम्नलिखित असर हुआ। मुद्रण संस्कृति मतलब जो छपाई का तकनीक था, वो जो प्रसार हुआ तो महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा? तो चलो भाई देखते हैं।
सबसे पहले क्या हुआ, 19वीं सदी भारत में मुद्रण संस्कृति प्रसार का महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ा, महिलाओं के जीवन में परिवर्तन आया, महिलाओं की जिंदगी और उनकी भावनाओं पर गंभीरता से पुस्तकें लिखी गई। मतलब क्या हुआ, जब ये पुस्तकें छपने लगी तो 19वीं सदी के मध्य में मुद्रण संस्कृति के प्रसार का महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ा, महिलाओं के जीवन में परिवर्तन आ गया, महिलाओं की जिंदगी और उनकी भावनाओं पर गंभीरता से पुस्तकें लिखी गई। ठीक है, महिलाओं के जीवन में पुस्तक लिखी गई, महिलाओं के जीवन में क्या क्या चलता है सारा चीज पर। मध्यम वर्गीय घरों की महिलाएं पहले से ज्यादा पढ़ने लगी। और दोस्तों मध्यम वर्गीय घरों की महिलाएं पढ़ने लगी। 19वीं सदी के मध्य में छोटे छोटे शहरों में स्कूल बने और तो उदारवादी पिता और पति महिलाओं को पढ़ने के लिए भेजने लगे। जब दोस्तों 19वीं सदी में मध्य में छोटे छोटे स्कूल बने तो क्या हुआ, अपनी पत्नी को अपनी बेटी को स्कूल भेजने लगे, क्योंकि तब महिला उतनी शिक्षित नहीं होती थी ना, तो उनको पढ़ने के लिए स्कूल भेजने लगे। हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय की महिलाओं ने जागरूकता आई। हिंदू और मुसलमान दोनों प्रकार के संप्रदायों में दोनों संप्रदाय की महिलाओं में जागरूकता आई। ठीक है, कट्टर रूढ़िवादी परिवार भी रससुंदरी देवी ने कट्टर रूढ़िवादी परिवार की रससुंदरी देवी ने रसोई में छिप कर पढ़ना सीखा और बाद में अमार जीवन नामक आत्मकथा लिखी, जो 1876 में प्रकाशित। देखिए ये ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कि अमार जीवन किसने लिखा, तो ये लिखा था रससुंदरी देवी ने। और सुन लो, रससुंदरी देवी एक दोस्तों घर में काम करती थी और कट्टर रूढ़िवादी परिवार थी। उसका जो परिवार था, घर का माहौल था, बिल्कुल रूढ़िवादी था। रूढ़िवादी मतलब पुरानी सोच वाला। ठीक है, महिलाएं स्कूल कॉलेज नहीं जाएंगी, महिलाएं चुनाव नहीं देंगी, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलेगी, इस प्रकार रूढ़िवादी सोच जो होता है। तो रूढ़िवादी परिवार की रससुंदरी देवी ने रसोई में छिपकर पढ़ना सीखा और बाद में अमार जीवन नामक आत्मकथा लिख डाली। समझ, जो 1876 में प्रकाशित हुई, याद रखना। अगला है पंजाबी, उर्दू, तमिल, बंगाली और मराठी के बाद हिंदी छपाई 1870 के दशक में शुरू हुई। 20वीं सदी तक महिलाओं के लिए मुद्रित पत्रिकाएं लोकप्रिय हो गई। इस परिवर्तन के बाद महिलाएं फुर्सत के समय मनोरंजन किताबें पढ़ने लगी। मतलब धीरे धीरे महिलाएं भी किताब पढ़ने लगी, महिलाएं भी जागरूक होने लगी। ठीक है, महिलाओं के लिए दोस्तों मुद्रित पत्रिकाएं लोकप्रिय हो गई। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए। पंजाबी, उर्दू, तमिल, बंगाली और मराठी के बाद हिंदी छपाई 18, मतलब ये सारा चीज़ तो पहले शुरू हो गया था, लेकिन उसके बाद हिंदी शुरू हुआ। 20वीं सदी तक महिलाओं के लिए मुद्रित पत्रिकाएं लोकप्रिय हो गई। इस परिवर्तन के बाद महिलाएं फुर्सत के समय अपना मनपसंद किताबें पढ़ती थी। तो ये था दोस्तों आप लोग का टॉप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, और इससे आप लोग एग्जाम में बनने का जरूर संभावना है, तो अच्छे से पढ़ लो, समझ लो। देखो ये नहीं कि यही सवाल आ जाएगा, हो सकता है इसको घुमा के दे दे, हो सकता है इसी सवाल में से कोई एक नंबर पूछ दे, 2 नंबर पूछ दे। जैसा भी मैंने बताया कि हमारे जीवन में लिखी ऑब्जेक्टिव सवाल बन जाएगा रससुंदरी देवी ने, समझ रहे हो। तो ये ऐसा चीज होगा, बस पढ़ो अच्छे से, समझो, रटना नहीं है, और रटने का वक्त भी अब नहीं बचा है। ठीक है, चलिए बिल्कुल शेयर हो, पढ़ो। लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। इतना ही, फिर नेक्स्ट जल्द मिलेंगे, तो जय हिंद, वंदे मातरम।